हेलो बच्चों, पटेल सर के रैपिड रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ट्रायंगल। देखो, त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति। इसमें अपने दो चीजें पढ़नी है, एक तो पढ़नी है समरूप आकृति और एक सर्वांग समाकृतियां। देखो, समरूप आकृतियां, सम यानी समान, रूप यानी बनावट। देखो मैंने इसको सेपरेट किया है, समान प्लस रूप। तो वे आकृतियां जिनके आकार तो समान है परंतु आमाप समान नहीं है। कुल मिलाकर उनके आकार समान, उनकी बनावट सेम है लेकिन उनके आमाप समान नहीं है, उनका माप समान नहीं है। इसको मैं नॉर्मल से आपको बता देता हूँ। एक बेटे की सूरत उसके पापा से मिलती है, ये बेटा है और इसके पापा है, तो एक बेटे की सूरत उसके पापा से मिलती है तो उसकी रूप समान है, बनावट जो आमाप है वो अलग अलग है, क्योंकि बेटे की साइज अलग है, पापा की साइज अलग है, उनके वेट अलग है। तो ध्यान रहे उनका वो जो शकल है, उनका जो मुखड़ा है, उनका जो बनावट है वो सेम है। तो इसलिए अपन कहते हैं कि बेटा का रूप जो है उसके पापा के समान है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। ये तो था अपना देसी एग्जांपल। और यहाँ देखते हैं, ये छोटा वृत्त, ये बड़ा वृत्त। तो देखो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप। ये देखो वर्ग, ये छोटा वर्ग, ये बड़ा वर्ग, इनके कहलाएंगे तो वर्ग ही, लेकिन ध्यान रहे कि इनकी जो भुजा होगी वो कम होगी, इसकी भुजा क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर त्रिभुज की बात करते हैं। ये छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज। ध्यान रहे ये सम बाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। तब जाके ये क्या कहलाएंगे, समरूप। क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। सर्वांग समाकृतियां, सर्वांग समाकृतियों की बात करें तो सर्व प्लस अंग प्लस समान, सर्व अंग समान, जिनकी सभी अंग समान हो उसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम आकृतियां। जैसे दो जुड़वा भाई, देखो दो जुड़वा भाई है, उनकी आकृतियां, जिनके आकार भी समान है और आमाप भी समान होते हैं, क्योंकि सर्व अंग समान है, इसका वेट उतना है, उतना का उतना उसका होगा। तो ध्यान रहे सर्वांग सम आकृतियां वे होती है जिनमें सभी अंग समान हो, वेट भी समान हो, रूप भी समान हो, आमाप समान हो और आकार भी समान हो। नेक्स्ट है अपने पास दो बहुभुज जो होते हैं वो समरूप कब कहलाते हैं, दो बहुभुज समरूप कब कहलाते हैं। तो ध्यान रहे इनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर पहला काम का, और इनकी भुजाएं क्या, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये समषटभुज है, ये भी समषटभुज है। अब इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 2, इसकी 4। तो देखो इसकी 2 है, इसकी डबल ये 4 दिख रही है, ये 2 है, इसकी डबल 4 दिख रही है, ये 2 है, इसकी डबल 4 दिख रही है। मतलब इनकी जो भुजा है वो समानुपाती है, जस्ट डबल है। कोण की बात करें, ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री, तो दो चीजें एक साथ, कोण समान, भुजाएं समानुपाती। क्लियर। तब जाके दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप। यहाँ पर देखते हैं ये पंचभुज है और ये षटभुज है। जब पंचभुज के एक कोण का बात करते हैं तो वो 108 आता है, और षटभुज की बात करते हैं तो 120 आता है एक कोण। तो क्या दोनों कोण बराबर है, क्या नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है। क्लियर कर, दो बहुभुज समरूप होंगे, कोण समान और भुजाएं समानुपाती, डबल हो वगैरह। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, बहुभुज का ही एक पार्ट है त्रिभुज। तो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, वही बात है, संगत कोण बराबर संगत भुजाएं समान। आगे देखो, एक चीज आपको पूछी जाएगी आधारभूत समानुपातिकता पर में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान रहे ये त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर में एक रेखा खींच लो, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो एक अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान रहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। सीधा सा सटीक बताता हूँ कि एक त्रिभुज है, यदि इस भुजा के समांतर एक भुजा खींची जो इसको यहाँ इस बिंदु पर काट रही है और इस भुजा को इस बिंदु पर काटती है, तो ये भुजा का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान। मतलब AE बट्टा EB बराबर होगा इसके AF बट्टा FC। ध्यान रहे वापस, AE बट्टा EB बराबर होगा AF बट्टा
FC, मतलब ये जो भुजा है वो इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन ध्यान है, मैंने इम्पोर्टेंट किया है, यदि दोनों भुजाएं समांतर है तो ही ये बटा ये बटा ये बराबर होगा। मतलब ये समांतर है, मैंने लिख लिया है, जब समांतर है तब ये होगा। दूसरा, इसी का विलोम जो होता है वो क्या होता है कि जब ये बटा ये बराबर ये होता है बराबर, तब ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो इसको ध्यान रखें कि जब समांतर है तो ये होने पर इसको तो बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और यदि ये बराबर होने पर ये समांतर हो जाए तो उसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम। आगे इस सवाल को देखो, ये सवाल है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1.28 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 0.18 दी हुई है, ये 0.36, ये पूरी 2.56 दी हुई है। तो ज्ञात करना है कि ये समांतर है या नहीं है, इसको इसके समांतर चेक करना है। और मैंने आपको बताया है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये दोनों समांतर कब होगी, जब ये बटा ये होगा। तो ये बटा ये बराबर होगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये 1.28 है और ये 0.18 है। 1.28 में से 0.8 को घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.10। ये वाला पोर्शन जो है वो क्या आएगा, 1.10। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये कितना आएगा, 2.20। कितना आएगा, 2.20। अब ये आएगा, इसको देखो, PE बट्टा EQ। PE कितना आ रहा है, 0.18। EQ कितना आ रहा है, 1.10। पॉइंट हटा दो, पॉइंट इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18/110। अब इसको ऐसे ही रखें। अब दूसरे की बात, PEF बट्टा FR। ये कितना आ रहा है, 0.36, और ये कितना आ रहा है, 2.20। इसके भी पॉइंट हटाओ, ये कितना आ रहा है, 36/220। तो आपको पता है 36/220 आ रहा है, इसे 2 से काटो तो ये कितना आ रहा है, 18/110। तो देखो आप, ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये बट्टा बट्टी दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब PE बट्टा EQ बराबर हो जाएगा PF बट्टा FR के। तो मैं ये कह सकता हूँ इससे विलोम से प्रतिलोम EF समांतर किसके होगा, QR के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से मैं ये कह सकता हूँ कि ये बट्टा बट्टी बराबर है, तो ये दोनों समांतर होंगे। नेक्स्ट अपने पास है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। जब त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी की बात करें तो एक तो नियम आता है SSS, भुजा भुजा भुजा। ध्यान रहे, भुजा में सिंपल सा कंसेप्ट, भुजाएं समानुपाती होगी। ये 2 है तो इसकी चष्ट संगत भुजा डबल 4, ये 3 है तो इसकी चष्ट डबल भुजा 6, 4 का चष्ट डबल भुजा 8। यदि संगत भुजाएं समानुपाती हो तो भुजा 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 लगता है, इसलिए मैं कहूँगा ABC समानुपाती है किसके, PQR के। तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप किसके हो जाएगा, PQR के। फिर कोण कोण कोण, ध्यान रहे कोण पूरी तरह से बराबर होने चाहिए। 30 किसके बराबर है, ये 30 के। 70 किसके बराबर है, इस 70 के। 80 किसके बराबर है, इस 80 के। तो ध्यान रखना ए नियम तभी लगता है जब कोण बराबर हो। तो कोण बराबर हो तो सर यहाँ 30 था तो यहाँ 70 आया, तो ये तो समरूप नहीं होने चाहिए, होंगे। क्यों, आप इसको ऐसे व्यवस्थित कर सकते हो कि ए वाला कोण किसके बराबर होगा, R के। तो देखो त्रिभुज ABC में A किसके कोण के बराबर है, R के। तो मैंने यहाँ लिखा पहले R। B वाला कोण किसके बराबर है, 70, तो यहाँ पर B वाला, तो ये देखो B किसके बराबर है, P के बराबर। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोण बराबर कोण होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि ABC लिखो, ABC समानुपाती समरूप है किसके, PQR के। ध्यान रखना, ABC PQR के समरूप डायरेक्ट नहीं लिखना। A 30 है तो आप उसको ढूंढो जहाँ 30 है, R। फिर दूसरा 70 है तो 70 ढूंढो, P। फिर 80 है तो 80 ढूंढो। क्लियर। तो इसको बोलते हैं A। तीसरा AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी से आपको पता ही होगा
कि यदि दो कोण बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वैसे भी 180 होता है, 180 में से इन दोनों कोणों को घटा दिया जाएगा तो एक कोण वैसे भी निकल जाएगा। तो यदि ये 30 बराबर है 30 के, 70 बराबर है 70 के, तो अपन ए समरूपता कसौटी भी लगा सकते हैं। यदि पूरा नहीं चाहो तो दो कोणों से काम हो सकता है। ऐसे समरूपता कसौटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। ऐसे समरूपता कसौटी क्या है कि देखो SAS नाम से देखो ये भी बनना चाहिए ऐसे SAS, मतलब दो भुजाएं इस साइड भी तो कोण उन्हीं के बीच वाला ही आना चाहिए। कोण क्या आना चाहिए? उन्हीं के बीच वाला SAS। तो देखो 4 30 6, तो 4 का डबल क्या हुआ 8, 30 तो 30 ही रहेगा। 6 का डबल क्या हुआ 12, तो इसको लिखेंगे ABC समरूप है PQR के, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ध्यान रखें यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस है। समरूपता कसौटी जो SAS है उसमें ये ऐसे होना चाहिए SA और S, मतलब जो दो भुजा है उसके बीच वाला ही कोण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सर ये समरूपता कसौटियों का उपयोग कहाँ होता है। तो इस सवाल को देख के आपको पता लगाया जा सकता है। देखो इस सवाल को, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, देखो ये 6 मीटर वाला एक है हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ और उसके छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर। कितनी है 4 मीटर ये है। अब बताओ छाया तो आपको पता है नीचे ही बननी है, ये 6 मीटर वाला भुजा वाला है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, तो मीनार बहुत बड़ी है, मान लो मीनार ये है, ये मीनार है। अब मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर। कितनी है 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई क्या मानती है h। अब आपको पता है कि ये जो स्तंभ खड़ा है उसकी छाया की लंबाई उसी प्रकार होगी जितना, सिंपल सी बात है, स्तंभ जितना छोटा होगा छाया भी छोटी, स्तंभ बड़ा होगा तो छाया भी बड़ी। इसमें भी सेम ये कंडीशन है कि जो अपन यूज का किया जाता है, पता है कि बहुत बड़ी मीनार होती है और ये कहा जाए कि इस मीनार की टोटल ऊंचाई ज्ञात करो, तो अपन एक काम कर दो, जमीन पर एक छोटा सा खंबा दे, ये छोटा सा पेन मान लो खड़ा कर दो, पेन की लंबाई अपने पास नाप सकते हो और फिर वो जमीन पर जो छाया बनती है उसकी लंबाई नाप लो। छाया और इसका जो अनुपात होगा, छाया और उसकी ऊंचाई का जो अनुपात होगा उतना का उतना अनुपात उसके अंदर भी होगा कि वो बड़ा है तो छाया की लंबाई भी क्या हो जाएगी मीनार की बड़ी हो जाएगी। तो इसमें समानुपाती का प्रमेय लगाएंगे कि संगत भुजा क्या होगी समानुपाती। तो आप सोचें कि 6 वाली भुजा किसके समानुपाती होगी h के, तो 6/h, और 4 वाली भुजा किसके समानुपाती होगी 28 के। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है यूनियन कौन बनेगा, यहाँ पर सूरज होगा और सूरज होगा तो उसके लिए छाया उतनी की उतनी बनाएगा, जिसके लिए जितनी ऊंचाई होगी उसके हिसाब से छाया बन जाएगी। तो यहाँ पर देखो 6 वाली भुजा किसके समानुपाती h के, तो 6/h। 4 वाली भुजा किसके समानुपाती 28 के, तो 4/28 लिख लिया। आप इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा 7, h साइड में 7 साइड में, तो ये कितना हो गया 42। तो ध्यान रहे h बराबर कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। ये बड़ी थी तो छाया 6 सेंटीमीटर आई, जिस प्रकार से जस्ट डबल का सॉरी 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना करो तो यही आएगा 1.5 गुना, मतलब 28 का जस्ट 1.5 गुना कितना हो जाएगा 28 और 14 42 मीटर। तो आप ये कर सकते हो। ये त्रिभुज वाला चैप्टर था, मैंने थोड़ा सा सार बताया है। धन्यवाद।